आप जानते हैं एग्जाम में बहुत बार नाव की चाल या फिर रेलगाड़ी की चाल से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। त्रिभुज के समरूप त्रिभुज खींचना आ जाएगा या फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना आएगा, यही एग्जाम। तो आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% पूछे जाएंगे। टेंशन मत लो, वीडियो लास्ट तक देखो, आपको ये बात बिल्कुल फील आ जाएगा खुद ही कि क्या ये क्वेश्चन आने वाले हैं या नहीं। देखो, नंबर बाय नंबर हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर इन 5 क्वेश्चंस को आपने कर लिया ना तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। मैथमेटिक्स के इतने दिनों के एनालिसिस में मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, ये बातें तय होती है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं बिल्कुल 1-2 नंबर वाले नहीं हैं, कम से कम 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को करके देखो, 100% आपको ये बात विश्वास हो जाएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो टेंशन ना लो, वीडियो को लास्ट तक देखो, मजा आ जाएगा, मजा नहीं आया तो मजा काट देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और बहुत ही लाइटली मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो संरेख से संबंधित है। इसके बाद मैं और एकदम जबरदस्त लल्लन टाइप क्वेश्चंस लूंगा, उनको भी करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं जो आपके 4 नंबर में आने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चंस लिखा गया है के किस मान के लिए बिंदु के -1 2 3 2 1 और 4 5 एक रेखा में है। दोस्तों, एक रेखा का मतलब होता है, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, इस शब्द की जगह पे संरेख आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों? संरेख आता है। अब इस बात का कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को दूं, वैसे संरेख का डायरेक्टली प्रतिबंध लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन समझना ये बात कि संरेख का मतलब एक ही रेखा में, जब 3 बिंदु किसी एक ही रेखा में होंगे तो क्या ये त्रिभुज का निर्माण करेंगे? नहीं करेंगे। अगर त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे तो त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल भी नहीं होगा, मतलब 0 हो जाएगा। अगर 3 बिंदु एक रेखा में ना हो, अलग अलग पॉइंट्स पर होते हैं, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर एक ही रेखा में है, इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो हम यही बातें यहां पर लिखेंगे, संरेख का प्रतिबंध, संरेख के प्रतिबंध से संरेख का ये प्रतिबंध होगा। और संरेख का प्रतिबंध है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर अगर लिख दिया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से। तो संरेख का प्रतिबंध हम लिखेंगे। आप जानिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिखा जाता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 अंडर ब्रैकेट x1, यहां पर क्या होता है भाई? y2 माइनस y3 होता है, फिर प्लस होता है x2, फिर हमारा क्या होता है भैया? y3 माइनस y1, फिर क्या होता है? x3, फिर हमारा होता है y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और इसके बराबर अगर हम 0 के बराबर मान लेंगे तो यही हमारा संरेख होता है। अब इस सवाल को थोड़ा और छोटा करें तो ये जो 2 नंबर है ना, गुणा कर रहा है, इसको हम उधर भेज देंगे। तो यहां से हम हटा देते हैं, इसको इधर भेजेंगे ना, 0 में भाग होगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब इन्हें हमें नहीं लिखना होता है। तो संरेख का प्रतिबंध दोस्तों यही होता है। अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं इन फार्मूलों को याद भी नहीं कर पाते, तो याद करने का तरीका समझना कैसे करते हैं हम। भाई x1 x2 x3 तो सीरियल से ही रहेगा। अब ये y2 3 4 कैसे करते हैं? देखो, यहां पर ऐसे त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज अगर बना लो यहाँ पे, तो ये 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, इतना मान सकते हो ना। तो हम क्या करेंगे? 1 से लेकर गिनती नहीं शुरू करते हैं इसमें। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो आप शुरुआत करिए 2 से, पहले 2 3 लिखिए। देखिए 2 3 लिखा हुआ है, y y लिखना है, y माइनस y, 2 3 लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है भैया? 3 1 लिख दीजिए यहां से, उसके बाद 1 2 लिख दीजिए। देखिए हो जाएगा, मतलब सब जगह y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y लिख दो, उसके बाद 2 3 3 1 और 1 2 लिख दो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप फार्मूला भी याद रख सकते हो। चलिए अब सवाल लगाते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है, और इसी तरह से ये हमारा x3 का वैल्यू है, और ये हमारा y3 का वैल्यू है। सब वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा यहां पर आ जाएगा भैया, k आ जाएगा अंडर ब्रैकेट y2 माइनस y3 है, तो y2 की वैल्यू कितनी है? 1, और y3 की वैल्यू है 5, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 5। क्लियर है दोस्त? चलिए x2 की वैल्यू कितनी होगी? x2 की वैल्यू है हमारे पास 2 है, तो हम यहां पर 2 लिख लेंगे, और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा? y3 की वैल्यू कितनी है? 5 लिख लेना, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी? -1 है। दोस्तों ये फॉर्मूले में -1 है, यहां पर अंक में है तो वो भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर? चलिए x3 क्या है हमारा? 4 है,
तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। फिर हमारा ये y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, लिख दिया हमने, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये भी लिख देते हैं, और ये बराबर हम रख देंगे 0 के। क्लियर है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 में से 5 जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4 का गुणा करेंगे तो -4 के हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 1 6, 6 दूना में 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 1 दोनों माइनस है, -2 हो जाएगा, 4 दूना 8 तो ये -8 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 0 लिख देना है। अब इसके बाद ये हमारा -4 के हो जाएगा, और यहां से घटा दीजिए, ये हमारा कितना हो रहा है 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, उस 4 को उधर भेज देंगे भैया तो -4 हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस से माइनस गायब हो जाएगा, तो k बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4/4, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब अगर हम k की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे तो भी ये संरेख ही होगा। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, और 100% संरेख से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, हर बार आता है, तो भाई टेंशन ना लो, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन और भी लाजवाब होगा, आप देखेंगे तो वीडियो को खुद ही लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला हमारा खूबसूरत सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर आप भी ये नहीं कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। दोस्तों डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वो भी 6 नंबर का आता है। जिन लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा हो वीडियो को आगे बढ़ाकर आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व करिए, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस देखेंगे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये बहुत लंबा हो जा रहा है ना, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन हो जाएंगे। हालांकि ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस को हम समानित करके हल करते हैं। समानित करने का मतलब होता है इन्हें छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है, यही चीज यहाँ पर भी है। तो अगर हम इन चीजों को कुछ मान लें, देखो अगर आपने x माइनस वाई माना ना तो नीचे ही रह जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको थोड़ा सा और बढ़ा के मानना होगा, मतलब इसके बगल में 1 मानकर, यहाँ पर भी हम 1 मानकर गुणा मानकर चलेंगे। 1 का तो गुणा कर ही सकते हैं ना भाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, आप इसकी जगह पे माना भी लिख सकते हैं, लेट 1/x माइनस वाई बराबर हमने क्या मान लिया, a मान लिया। फिर हम क्या मान ले रहे हैं 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान ले रहे हैं भैया, b मान ले रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा भैया 15, और इसके बगल में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 22, और b हो जाएगा बराबर में यहाँ आ जाएगा 5। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, 1/x माइनस वाई को हम मान लेंगे क्या, a मान लेंगे, तो 40a हो जाएगा, प्लस वहां पर आ जाएगा भैया 55 b हो जाएगा, और ये बराबर हमारा आ जाएगा 13। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, सेकंड मानते हैं। क्लियर है? अब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप चाहे तो यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, पर यहाँ कुछ कटने वाली बात नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको हल करने के लिए आप लोगों को कई विधि बताया गया, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, ये सारी विधियां बताई गई हैं। तो आपको जो भी आसान लगता है वो लगाइए। हम यहाँ पर लगाते हैं विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से एक चीजों को विलोप करेंगे, मतलब गायब करेंगे। तो भाई कौन सा पद गायब करें, ए वाला गायब करें। इसको गायब करने के लिए 40 का गुणा अगर मैं यहां पर कर दूं और 15 का गुणा यहां पर कर दूं, अल्टरनेट नंबर का गुणा कर देने से हो जाता है। अब 40 का गुणा यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है, एक जीरो बढ़ा देंगे 600 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से यहां पर भी कर देंगे, 22 चौके हो जाएगा हमारा भैया 88 हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ा देंगे फिर बी हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 5 चौके 20 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी करोगे तो आपका यहाँ फिर से 600 आ जाएगा, प्लस यहाँ 15 पचे में 75, 15 पचे 75, और 7 मिलकर हो जाएगा भैया हमारा 82, और ये हमारा आ जाएगा बी बराबर। फिर 15 का 13 में गुणा करेंगे। अब आप देखिए 15 दहियम 150 होता है, और फिर 15 तिया 45 मिलकर हो जाएगा हमारा 195। ये हमारा थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारा फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब घटा देंगे, यहां से भी चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप घटाने पर, जब घटाइएगा तो ये वाला कट जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारा है 880 है, 825 है, तो हम यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 10 में से जाएगा 5, 5 आ गया, और यहाँ पर बचेगा 7 में से 2 जाएगा भैया 5 आ जाएगा 55, ये खत्म हो जाएगा, और ये प्लस ही आएगा, बी लिख देते हैं बराबर। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा,
तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/55। ये हम कैंसिल कर देंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 1/11 आ जाएगी, 1/11 आ जाएगी। अब हम b की वैल्यू को कहीं पर रख के हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे ना, 1 में रखिए तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 15a प्लस यहां पर है हमारा 22 गुणे b की जगह पे क्या रख देंगे 1/11 बराबर है 5। ये हमारा कट जाएगा 11 दूना में 22, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए यहां पर है हमारा 15a बराबर यहां पर बचेगा 2, इसको इधर भेज देंगे तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 5 है ना, 5 माइनस 2 यहां आ जाएगा 3 और ये 15 इधर भेज देंगे, यहां हो जाएगा a और a बराबर आ जाएगा 3×5 में 15, 1/5। तो हमें क्या क्या मिल गया, b का मान 1/11 और a का मान 1/5। क्लियर है। आइए इन चीजों को अलग से सॉल्व करते हैं। अब a और b का मान पुनः रख देंगे यहां पर, तो हम यहां पर लिखेंगे a व b का मान पुनः रखने पर। ठीक है, पुनः रख दीजिए तो यहां पर हो जाएगा भैया 1/x माइनस वाई और बराबर यहाँ a है ना, तो a की जगह पे आप क्या रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 1/5। इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम यहाँ रखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर में, यहाँ b है तो b का मान हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 1/11, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा 11। अभी तक हमने 4 इक्वेशन तक माना है, तो यहाँ पर अभी हमारा हो जाएगा 5वां इक्वेशन और ये हमारा हो जाएगा 6ठा इक्वेशन। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से, तो ये हमारा हो जाएगा x, यहां से लिख लो x प्लस वाई बराबर 11 और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में 5। ये हमारा छठा है और यहाँ पर हम ये 5वां समीकरण मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे क्यों, ये आप जानते हैं, क्योंकि विपरीत चिन्ह कट गया। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2x बराबर 11 5 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 16/2, ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 8, x की वैल्यू 8 मिल गई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण, अब आप कहाँ रखोगे, इधर नहीं ना लाकर रखोगे, यहीं कहीं पर रख लेते हैं जिससे y की वैल्यू निकल जाए। तो हम किसी एक समीकरण में मान लो 6ठे में रख देते हैं, 6 में रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा भैया x की जगह पे मैंने रख दिया 8 प्लस y बराबर यहाँ पर कितना है 11 है ना, तो 11 हो जाएगा, तो y बराबर 11 माइनस 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये था हमारा रैखिक समीकरणों का हल। तो नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बराबर 8 और y बराबर 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही लाजवाब सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे, आप इनको बेहद अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। मे भी रूट वाले भी आते हैं इसमें सवाल, तो आप अपनी तैयारी इस टाइप के सवाल पर बेहतर बनाए रखिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल देखोगे ना तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, देखोगे कहोगे यस सर बहुत ही लाजवाब सवाल है, मजा आ जाएगा। तो फटाफट पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला प्रश्न स्टार्ट करता हूं। दोस्तों अगला हमारा सवाल है कंस्ट्रक्शन यानी रचना से। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 3 रचनाएं हैं। एक तो हमारा किसी भुजा को अनुपात में विभाजित करना या समान बराबर भागों में बांटना, और दूसरा हमारा था कि एक त्रिभुज के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करना, और तीसरा था वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। मेरा मानना है कि या तो आप लोगों के एग्जाम में त्रिभुज के समरूप त्रिभुज खींचना आ जाएगा या फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना आएगा, यही एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इनकी तैयारी बेहतर तरीके से करिए। यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट सवाल लिया है, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसकी भुजाएं AB बराबर 4, BC बराबर 5 और AC बराबर क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज AB के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। रचना के चरण भी लिखने, ये भी करना है। तो भाई सवाल आपका जैसा भी हो, यहाँ पर आपको पहले करना क्या चाहिए, देखो ये आपको सीखना है।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखना, चीजें मजा आ जाएगी और इस एक सवाल से आप 2 सवाल कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी नाप दिया गया है ए बी बी सी और ए सी, है ना, ए बी बी सी और ए सी के नाप का वैसा आपको एक त्रिभुज बना लेना। यहाँ पर सभी भुजाओं के मान दिए हैं, तो भुजाओं से कोण रहेगा तो कोण से, तो पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना कर लेनी है। यहाँ पर जैसा दिया है रिक्वायरमेंट वैसा आपको करना चाहिए। ये हमारा ए बी सी हो जाएगा भैया, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर है भैया 5 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हम बना लेंगे। इसके बाद हमें क्या ध्यान देना होता है, जो अनुपात दिया है जितने गुना वो आपको लिखना है। भैया यहाँ पर 2/3 लिखा है, तो देखिए जब अनुपात देगा तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अंश छोटा है हर बड़ा है, दूसरा पॉसिबल ये हो सकता है कि अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर अंश छोटा है हर बड़ा है, अगर यही 3/2 हो जाता तो आप क्या कहते हैं, अंश बड़ा हो जाता हर छोटा हो जाता। क्लियर है ना। अब देखो जब ये अंश बड़ा है इसका मतलब ये भिन्न भी बड़ा है, और ये अंश अगर छोटा है तो इसका मतलब ये भिन्न भी क्या है हमारा छोटा है। तो याद रखिएगा कि जब भी अंश छोटा रहेगा, अंश छोटा है तो त्रिभुज भी छोटा है, इसका मतलब तो जो त्रिभुज दिया गया है उससे छोटा त्रिभुज बनेगा। और अगर अंश बड़ा रहेगा तो ये मानकर चलना कि जो त्रिभुज हमारा पहले से दिया है उससे बड़ा त्रिभुज बनेगा, मतलब इससे बाहर बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों नंबरों में 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो 3 बड़ा है ये आपको याद रखना रहेगा, चाहे वो अंश में हो या हर में हो, इसमें ये बात आपको मानकर चलिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आधार वाली भुजा से एक किरण खींचनी है bx, ठीक है, यहाँ जो भी नंबर हो, और ये एक कोण बनाना है, और ये कोण कैसा होना चाहिए भैया, न्यून कोण होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। तो न्यून कोण कैसे बनता है, 90 से कम बनाना, वो न्यून कोण हो जाएगा। नापने की कोई जरूरत नहीं कि आपको 30 बनाना, 60 बनाना, 75 क्या बनाना, नहीं फर्क पड़ता, पर आपको न्यून बनाना है, न्यून कोण। ठीक है, अब जो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, 3 नंबर बड़ा है, तो इसमें क्या करना है, 3 चाप ऐसे आपको काट लेने हैं और इनके नाम भी लिखने हैं, B1 B2 B3 अकॉर्डिंग टू पॉइंट, है ना, ऐसे लिखना। अब इसके बाद समझना ध्यान से, अगर हर वाला नंबर जो भी होगा चाहे 3 हो या 2 हो, हालांकि सवाल तो हमारा यही है भाई, सवाल यही है, ये नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा होगा तो भी हर वाला जो भी नंबर होगा उसको क्या करना है, C से मिलाना है। तो हर में 3 है तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को मिला देंगे, तो ये हमारा B3 और C मिल जाएगा। अगर 2 होता तो मैं 2 वाले को मिला देता। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अंश वाले में जो होगा नंबर, अंश में 2 है, तो अब 2 वाले पॉइंट से क्या करना है, इस वाले रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो ये हमारा एक यहाँ पर जब खींचेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग लाएंगे, यहाँ C है तो C डैश लाएंगे, मतलब हम ये करने वाले हैं B3C के समांतर हम एक रेखा खींचने वाले हैं B2C, और इसको नाम देंगे हम डैश। अब ये समांतर रेखा खींची कैसे जाएगी, एक तो सेट स्क्वायर होता है, दूसरा तरीका है कि हम इस कोण के बराबर यहाँ पर कोण की रचना कर दें। अब कोण की रचना करने के लिए आपको क्या चाहिए कि एक चाप ऐसे लगा देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे एक चाप लगा दीजिए, उतना ही दूरी लेकर यहाँ भी चाप लगा दीजिए, फिर ये कोण का फैलाव नापिए और यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए, जहां भी कटता है उसको क्या करिए, आगे की तरफ मिला दीजिए, इस रेखा की समांतर रेखा हो जाएगी, इसका नाम दे देंगे C डैश। बस यही कंसेप्ट अपनाकर आप क्या करेंगे, इस रेखा के समांतर मतलब AC के समांतर भी एक रेखा खींचेंगे, यहाँ A डैश मानना है तो क्या खींचने वाले भैया, A डैश C डैश खींचना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ इस कोण के बराबर यहाँ पर भी एक कोण बना दीजिए ना, कोण बना देंगे तो यहाँ से इस तरह से रेखा बन जाएगी और इसका नाम मान देंगे A डैश। ठीक है, अब ये जो हमारा A डैश B C डैश त्रिभुज होगा वो ABC का क्या होगा, 2/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब लेकिन हमें लिखना भी है, रचना के चरण, रचना के चरण भी लिखने हैं। ठीक है, रचना के चरण मतलब नंबर 1 2 3, है ना, ये तो कोरिया का बच्चा भी लिख सकता है भाई आपने जो काम यहाँ पर किए हैं ना, जैसे भी किए हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखना है। अब इसमें कोई नियम कानून नहीं बन के आया हुआ है कि आप इस चीज को लिखना है, इस चीज को छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना समझ में आता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे इसमें आपने काम किया है वैसे वैसे आप लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो मेन पॉइंट है। ठीक है, और लास्ट में आपको लिखना है यही त्रिभुज यहाँ पर A डैश B डैश A डैश B C डैश त्रिभुज ABC का 2/3 गुना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको लिखने हैं, जितने भी स्टेप आएंगे यहाँ लिखने के बाद लास्ट में आपको लिख देना है।
दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के बाद ना 100% आप 2 क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका अंश छोटा है तो इस टाइप का बनेगा, और अगर अंश बड़ा रहेगा तो इसके बाहर बनेगा इस तरह से। ठीक है, बाहर बनने के चांसेस में ये रेखाएं हमको क्या करनी पड़ती हैं, बढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसे मिलता है ना। तो ये चीज ये लास्ट में कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, इससे भी लल्लनटा, मजा आ जाएगा। पहले वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला। दोस्तों अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से है, और आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस हमारे सिलेबस में एक ही चैप्टर है, तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। जिन बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस में अच्छा कमांड कर लिया तो उनके 4 से 6 नंबर तो फिक्स है एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं होगी। आइए देखते हैं इस खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत सा सॉल्यूशन। तो देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होगा। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए। क्या कह रहा है? एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित 2 बिंदुओं से टावर की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई जो होगी वो हमारी कितनी है, √AB है। तो भाई सबसे पहले हमने यहां पर एक क्या बना लिया, टावर बना लिया। ठीक है, अब इस टावर का नाम है सपोज AB है, कर लिया हमने। अब हमसे कहा गया कि आधार से जाती हुई एक रेखा, तो आधार से हम एक रेखा यहां पर बना लेते हैं, और ये एक रेखा हो जाएगी। तो यहां से 2 दूरियां हैं, ए दूरी और बी दूरी, यानी एक पॉइंट हमने यहां पर कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लिया। मान लो पहले बिंदु की दूरी जो है वो ए है, और दूसरे बिंदु की जो दूरी है वो हमारी क्या है भैया, बी है। कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये ए बी है, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, और यहां से हम क्या करेंगे, ये उन्नयन कोण बना देंगे। ठीक है, 2 उन्नयन कोण बनेंगे दोस्तों। अब यह जो उन्नयन कोण है और ये उन्नयन कोण है, इन दोनों के बीच कितना अंतराल है, ये कोण हमारे क्या है, एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। अगर एक कोण हमारा थीटा है तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये तो आपका 90 ही होगा। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए अब हम ये चीजें यहां पर मान भी लेते हैं ना, यहां पर लिखेंगे माना कोटि पूरक कोण थीटा तथा 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद तथा ऊंचाई बराबर क्या है, h है। ठीक है, यहां पर हमने कोई इकाई नहीं ली है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आप चाहें तो h मीटर कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। यहां पर देखिए ADB, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ACB ये भी एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ 3 त्रिभुज हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। लेकिन आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में हमेशा हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही चुनना होता है, तो हम यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल ही पहले लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पर हमने कर लिया त्रिभुज अब यहाँ पर हमने कर लिया त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया, डी कर लेते हैं ना। ABD में क्या करेंगे, देखिए हमारा ऊंचाई हमने यहाँ पर h कंसीडर कर लिया है, तो ये है हमारा क्या, थीटा के लिए लंब होगा या आधार होगा। कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम कर्ण वाले अनुपात नहीं लेंगे। हमने यहाँ पर कर लिया tan थीटा बराबर लंब थीटा के लिए लंब कौन है, h है, तो हमने यहाँ पर कर लिया h बाई आधार क्या है भैया, b है, तो हमने यहाँ पर b कर लिया। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, अगला त्रिभुज लेंगे ABC में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ABC में। फिर हमारा यहाँ हो जाएगा tan, अब की बार ले लेंगे 90 माइनस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा h बाई, यहाँ पर जो आधार है वो हमारा a के बराबर है, हमने यहाँ पर कर लिया। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cot थीटा के होता है, तो cot थीटा लिख देंगे, h बाई हमारा क्या हो जाएगा a। इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर tan और cot दिया है, जो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो हम इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कट जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्त tan थीटा
इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हो गया और राइट हैंड साइड में एच बाई बी और इंटू एच बाई ए ये हमारा हो जाएगा। अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, 10 यहां पर रहने देते हैं और इंटू यहां पर आप देख रहे हैं कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, बराबर इन दोनों में गुणा कर देंगे तो भैया ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई ए का गुणा बी में कर देंगे तो हो जाएगा ए बी। ये हमारा इससे कट जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा ना, एक बचेगा तो हम क्या कह सकते हैं एच स्क्वायर का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर ए बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। फिर हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रूट लग जाएगा ए बी और यही चीज हमें क्या करना था दोस्त, प्रूव्ड करना था ना, तो प्रूव्ड हो गया। बहुत ही सिंपल है। सवाल देखने में थोड़ा सा टफ है, यहाँ पर कोई अंक नहीं दिए हैं तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला एज इट इज लगाना है हर सवाल की तरह। बस आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर कोई अंक तो आएगा नहीं, इसलिए आप इन समीकरणों का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। बस इतना सा काम करना, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस सेशन का हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, जहां पर हम चाल से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आप जानते हैं एग्जाम में बहुत बार नाव की चाल या फिर रेलगाड़ी की चाल से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो इन सब टेंशन को दूर करने के लिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है प्रश्न। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो आप टेंशन ना लो। आप लोग घबरा जाते हो कि कैसे इन चीजों को मैनेज करें, तो टेंशन ना लो, बहुत ही आसान होता है। आइए देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ना बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा, जिससे आपको 100% चीजें समझ में आ जाए। दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना तो आप कुछ ना करो, सिर्फ और सिर्फ इतना करो कि जो चीजें पूछी जा रही हैं, जैसे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यही हमें ज्ञात करना है ना, तो हम यही चीज लिखेंगे। तो वो चीजें हम मान लेंगे। हम यहां पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हम क्या मान लेंगे भैया, x किलोमीटर पर आवर, ये हम मान लेंगे। ठीक है। अब जब आप रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, है ना, देखिए जब चाल इतनी है तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ना, क्योंकि यहां पर जो दिया है समय के बारे में दिया, तो समय ही हम निकालेंगे। भाई हमने चाल मान लिया, दूरी हमें पता है, तो हम समय ही तो निकालेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, समय बराबर हम जानते हैं भैया होता है दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में क्या होता है, चाल। दूरी हमारे पास कितना है दोस्त, 360 किलोमीटर है, तो 360 लिख देंगे और बटे चाल हमारी कितनी है x, तो इतना लिख देंगे, और समय है तो बराबर यहां पर क्या लिख देंगे, घंटा। ठीक है। अब देखो, अब चाल क्या की जाती है 5 किलोमीटर बढ़ा देने पर, यहां पर चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने यहां पर बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर यहां पर क्या हो जाएगा, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ये बातें आपको यहां पर लिखनी चाहिए, बराबर। अब दूरी हमारे पास 360 ही है, चाल पहले हमारी x थी, अब हम चाल को क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, तो हम यहां पर ऐड कर देंगे 5 और ये हमारा हो जाएगा घंटा। ठीक है, इतना घंटा हो जाएगा। ये भी आपको क्या कर रहा है, समय को ही डिनोट कर रहा है। आप इतनी बातें समझते हैं। ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान देनी है भाई, इन दोनों समयों में 1 घंटे का अंतराल है। कितना अंतराल है, 1 घंटे का। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर इसमें से ये घटाएं, कैसे करें, ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो इसके लिए आपके लिए सबसे आसान ट्रिक यही है कि आप मुझे बताओ, चाल पहले क्या थी, कम थी, तो समय ज्यादा लगेगा। अरे भाई हम 20 की स्पीड में चलेंगे तो समय ज्यादा ना लगेगा, 50 की स्पीड में चलेंगे तो समय कम लग जाएगा। मतलब क्या है, जब चाल बढ़ेगी तो समय घट जाएगा और चाल कम रहेगी तो समय ज्यादा रहेगा। तो बताओ, ये चाल ज्यादा है ना, इसमें अगर इसमें चाल ज्यादा है तो ये समय कम होगा, और ये चाल क्या है, कम है, तो समय ज्यादा होगा। मतलब ये कम है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे और यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा क्या है हमारा 360 बटे में x, और 360 बटे में x प्लस
5 हो जाएगा और बराबर कितना अंतराल है भाई, 1 घंटे का लिख दोगे। यहां पर 360 कॉमन कर लिया मैंने, क्या बचेगा 1 बटे में x, 1 बटे में यहां पर हो जाएगा x प्लस 5 और ये बराबर हो जाएगा 1। इसको हम इधर भेज देंगे तो 1 बटे हो जाएगा 360 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो x प्लस हो जाएगा 5, x का गुणा करेंगे माइनस x और अपॉन में इन दोनों का नीचे भी गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा भाई 5x हो जाएगा, x से x मर जाएगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर इस 5 का गुणा इसमें कर दिया हमने तो 360 में तो ये आ जाएगा 1800 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ जाएगा 1800, आप गुणा करके देख लो 36 25 कितना होता है 180, ये जीरो बढ़ जाएगा। फिर इसको इधर भेज देंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब हम समझते हैं कि ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम एक तो गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। जब आप लोगों को गुणनखंड करने में बीच वाले पद को ब्रेक करना ना आए ना तो श्रीधराचार्य वाले अंकल को बुलाइए और श्रीधराचार्य के फॉर्मूले का यूज करिए, फिर आपका आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा, कभी कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं। यहां पर अभी हमें गुणनखंड का तरीका अपनाना है तो क्या करते हैं, अंतिम पद का पहले पद में गुणा करते हैं। 180 मतलब 1800 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1800 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे बीच वाले पद का ऐसा खंड करेंगे कि घटाने पर, देखो ये भी ट्रिक मैं बता रहा हूं, अगर लास्ट में माइनस है तो घटाना है और अगर लास्ट में क्या है प्लस है तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे ही। तो लास्ट में माइनस है ना तो घटा कर लाएंगे, 2 अंक चुनते हैं, एक पहला बड़ा फिर दूसरा कम, जिससे गुणा करने पर तो 1800 ही आए लेकिन घटाने पर 5 ही आना चाहिए। तो बताइए आंसर हमारा क्या होना चाहिए। यहां पर अगर मैंने 45x में से 40x घटा दिया तो 5x के ही बराबर रहेगा और गुणा करने पर 1800 भी आ जाएगा। आप कर सकते हैं 45 चौके 180, जीरो बढ़ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा 1800 बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों में क्या करेंगे, अलग अलग करके कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस क्या हो जाएगा 45, यहां से हम 40 कॉमन ले लेंगे तो x यहां पर प्लस आ जाएगा 45, ये बराबर 0 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें हैं तो हम यहां पर उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिखेंगे, कहने का मतलब है एक बार लिखने का जो मतलब होता है ना भाई, ये दोबारा से हमने कॉमन लिया है। फिर जो चीजें बच रही हैं उनको हम x माइनस 40 लिख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन चीजों को अलग अलग, ये 0 होगा ये 0, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, मतलब एक बार इसके बराबर 0 मानना है तो हम यहां पर लिखते हैं यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 45। ठीक है, और x हमने चाल माना है तो ये हमारा अमान्य रहेगा, इसको हमें नहीं मानना है। ठीक है, लिखना नहीं है। फिर हम लिखेंगे यदि x माइनस 40 यहां पर देखो दिया है ना बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 40, ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये पॉजिटिव है तो यही वाला आंसर हमको टेक कर लेना, ले लेना है। तो हम यहां लास्ट में लिखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना था, रेलगाड़ी की चाल, तो हम यहां पर लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भाई 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए थे आप लोगों के सामने। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ऐसे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।